नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम, मैं हूं जिगर। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। नजर करते हैं हेडलाइन पर। प्रशांत किशोर ने अलग विदर्भ की रणनीति बनाई, विदर्भ समर्थक कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विदर्भ राज्य की मांग को लेकर रणनीति बनाने के लिए प्रशांत किशोर विदर्भ में पहुंचे थे। यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति ने देश में आंशिक रूप से सेना तैनात करने का आदेश दिया। मुंबई में शिवसेना की दशहरा रैली को लेकर इस बार उद्धव ठाकरे और पार्टी के बागी नेता महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बीच ठन गई। मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन से बॉलीवुड ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर। सीबीआई ने कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को टैपिंग मामले में क्लीन चिट दी। खबरें विस्तार से। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने महाराष्ट्र के नागपुर में विदर्भ समर्थक कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में कहा कि अलग विदर्भ राज्य का निर्माण संभव था। उनके मुताबिक कोई भी पार्टी, सत्ताधारी विपक्ष आसानी से महाराष्ट्र से अलग विदर्भ राज्य नहीं बनाएगी। इस मांग को केवल विभिन्न विदर्भ समर्थक पार्टियां, संगठन और कई व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा। आंदोलन के टिकाऊ होने की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने जनवरी 2023 से विदर्भ क्षेत्र के 11 जिलों में 365 दिनों के आंदोलन की शुरुआत करने का सुझाव दिया। प्रशांत किशोर की टीम पिछले 6 माह से विदर्भ में लोगों की नजरिया जानने और अतीत के असफल आंदोलन को जानने के लिए काम कर रही है। रणनीतिकार और उनकी टीम को पूर्व विधायक आशीष देशमुख ने आमंत्रित किया था, जो भाजपा का हिस्सा रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस के साथ है। प्रशांत किशोर ने विदर्भ के लोगों से रोजगार, कृषि संकट, खनन, पर्यटन, कुपोषण और अन्य मुद्दों पर सुझाव आमंत्रित किए। प्रशांत किशोर ने कहा कि आपने 100 साल इंतजार किया है। 100 दिन हमें आंदोलन का ठोस मॉडल बनाने में मदद करेंगे। बैठक में बार बार होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि 10 संसद नहीं बल्कि 2.5 करोड़ लोग इसे संभव बनाएंगे, क्योंकि नागपुर को छोड़कर बाकी विदर्भ बिहार जैसा है। प्रशांत किशोर के मुताबिक 2-3 साल की मेहनत से मांग पूरी हो सकती है। आपको आक्रामक होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कड़ी मेहनत करने के लिए मैं आपके साथ हूं। आप सभी को हर संभव प्रयास, समर्पण, स्थिरता, गंभीरता और ईमानदारी लगाने की जरूरत है। अगर विदर्भ का निर्माण उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। रणनीतिकार ने दिसंबर 2023 की समय सीमा तय की है। इससे पहले 365 दिवसीय आंदोलन जनवरी 2023 में प्रत्येक जिले में एक संयुक्त कार्यवाही समिति के साथ शुरू होगा। और बातचीत भी हुई है। आज मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ उनको सुनने, मिलने, परिचय करने और उनकी जो भावना है, उनके जो सुझाव हैं, उनकी जो समझ है विदर्भ को लेकर, अलग राज्य को लेकर और अभी तक का जो प्रयास किया गया है यहाँ अलग राज्य बनाने के संबंध में, उसको जानने, सुनने और समझने के प्रयास से आए हैं। अभी मैं अपना विचार इस विषय पर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो तभी कुछ व्यक्त कर सकता हूँ जब मैं लोगों को कुछ सुन लूँ, समझ लूँ। का जहाँ तक सवाल है, जो थोड़ा बहुत बाहर से हम लोग जानते समझते हैं, विदर्भ की परिकल्पना छोटे राज्यों की परिकल्पना से नहीं जुड़ी हुई है। ये छोटे राज्यों के अलावा यहाँ की जो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति है उससे भी जुड़ी हुई है। अगर ये अलग राज्य के तौर पे जो लोग भी इसकी परिकल्पना करते रहे हैं, वो इसको बहुत छोटा राज्य नहीं होगा। 10 लोकसभा क्षेत्रों का राज्य बहुत छोटा राज्य नहीं होता है। तो सिर्फ इसको छोटे राज्य बनने चाहिए, उसके फायदे और नुकसान क्या हैं, उस परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं देखता हूँ। इनकी अपनी एक विरासत है इस क्षेत्र की, इसकी अपनी एक भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति है महाराष्ट्र के संदर्भ में और देश के संदर्भ में। उसको देखने समझने के बाद ही मैं कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। अभी इस पर कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। नहीं, हमारे जैसा मैंने आपको बताया, पिछले कुछ महीनों से विदर्भ के कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन और व्यक्ति हम लोग के संपर्क में रहे हैं
मैं यहाँ आऊँ उससे पहले मेरे कुछ सहयोगी 2-3 महीने यहाँ पर आए, उन्होंने लोगों से चर्चा करी, बात को समझने का प्रयास किया। ये हम लोग का अपना काम करने का तरीका है। उसी संदर्भ में मैं व्यक्तिगत तौर पर आज आया हूँ। जैसा आपको पता है, अगले 4-5 घंटे तक लोगों से बात करूँगा, उनसे सुनूंगा। उसके बाद जो कुछ भी तय किया जाएगा आगे के कार्यक्रम के तौर पे या डिसीजन के तौर पे, वो मेरा डिसीजन नहीं होगा, वो तो विदर्भ के जो लोग यहाँ आए हैं मिलने, तय उनको करना है। मेरी भूमिका अगर कुछ होगी वो सिर्फ उनके सहयोग की होगी। जो लोग इसको कर रहे हैं वो तो विदर्भ के लोगों को करना है। विदर्भ के जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में एक्टिव लोग हैं, ये उन्हें डिसीजन लेना है। मैं उनको सुनूंगा, समझूंगा, मेरा अगर कुछ अनुभव है तो उसको साझा करूंगा। आगे जो निकल कर आएगा वो लोग ही आपसे बात करके इस मीटिंग के बाद दिन के समाप्ति पे या कल आपको सूचित करेंगे। फंड से आंदोलन नहीं होता, हम लोग इससे पहले भी देखे तो कुछ लोगों ने हेल्प भी की है, आशीष देशमुख होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे, इसके पहले कई लोगों ने फंड्स के माध्यम से भी बीजेपी भी हेल्प की है। क्या लगता है आपको इस आंदोलन के लिए फंड कहां से है? देखिए, हम 4 स्टेप आगे की बात कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ आया हूँ, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ। जिन लोगों और संगठनों ने मेरे साथ संपर्क स्थापित किया या उनके माध्यम से जिन लोगों के संपर्क में हम लोग हैं, आज मैं उनसे मिलने, परिचय करने, उनकी बात सुनने आया हूँ। वो आगे का रास्ता क्या होगा, आंदोलन होगा, मंच होगा, दल होगा, उसकी आर्थिक सहायता उसको कौन करेगा, उसका कार्यक्रम क्या होगा, ये बातें तो तय होगी। शायद कल तय हो जाए, आज तय हो जाए, 1 महीना उसमें लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं। और जब भी वो तय होगा तो जो लोग विदर्भ के हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं या कर रहे होंगे, ये आपको ये सारी जानकारी वो लोग ही। यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति देश में आंशिक रूप से सेना तैनात करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि पश्चिमी देश रूस को दबा व कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। इन देशों ने हद पार कर दी है। पुतिन ने कहा कि पश्चिम देश रूस को तोड़ने, नष्ट करने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन हम वतन का भविष्य सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। विशेष सैन्य अभियान यूक्रेन जंग का हमारा लक्ष्य अपरिवर्तित है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के पीपल्स रिपब्लिक को मुक्त कर लिया गया है और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक डीपीआर को आंशिक रूप से मुक्त करा लिया गया है। इसके साथ ही पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पैदा हुआ तो रूस सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेगा। इसे कोई साझा नहीं समझा जाएगा। अपने देश की सैन्य मोर्चाबंदी के आदेश पर पुतिन ने दस्तखत कर दिए हैं और यह आज से लागू हो चुका है। रूस ने रक्षा मंत्री को कहा है कि देश में 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात किया जाएगा। इस बीच यूक्रेन के 2 शहरों डोनेस्क और लुहांस्क के रूस का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके लिए शुक्रवार से वोटिंग भी जारी हो चुकी है। पुतिन ने फरवरी में जंग छिड़ने से पहले यूक्रेन के इन 2 शहरों को स्वतंत्र क्षेत्रों के तौर पर पहचान देने का ऐलान किया था। अब डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और आंशिक रूप से रूस के कब्जे में मौजूद जोपोरिंजिया क्षेत्र में जनमत संग्रह कराने की घोषणा भी हो चुकी है। यह घोषणा उनके करीबी सहयोगी रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा इसकी जरूरत बताए जाने के बाद की गई है। मुंबई में हर साल होने वाली शिवसेना की दशहरा रैली को लेकर इस बार उद्धव ठाकरे और पार्टी के ही बागी नेता महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बीच ठन गई है। ठाकरे इस साल भी मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की इजाजत लेकर अड़े हुए हैं। शिवाजी पार्क में रैली की इजाजत लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट वो पहुंच गए हैं। ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क में रैली की इजाजत को लेकर मुंबई महानगर पालिका ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। शिवसेना की सालाना दशहरा रैली खास होती है। इसके पहले पार्टी सुप्रीमो बालासाहेब ठाकरे संबोधित करते थे। उनके निधन के बाद उद्धव ठाकरे संबोधित करते हैं। शिवसेना में पहली बार कोई ताकतवर गुट अलग हुआ है, इसलिए शिंदे खुद अपनी दशहरा रैली आयोजित कर रहे हैं। शिंदे सरकार ने अब तक पूर्व सीएम ठाकरे को शिवाजी मैदान में रैली की इजाजत नहीं दी है, इसलिए ठाकरे हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। कोर्ट उनकी याचिका पर 27 सितंबर को सुनवाई करेगा। इससे पूर्व मंगलवार को ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कहा था कि वह पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में ही करेंगे।
बीएमसी अपनी मंजूरी दे या ना दे, मुंबई के पूर्व महापौर मिलिंद वैद्य के नेतृत्व में शिवसेना नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर निकाय के अधिकारियों से मुलाकात करके रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए उनके आवेदन की स्थिति के बाद पूछताछ की थी। शिवसेना ने कहा था कि अनुमति मिले या न मिले, बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना कार्यकर्ता शिवाजी पार्क में रैली के लिए जुटेंगे। मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन से बॉलीवुड नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, शिवपाल यादव ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया। सीएम योगी ने कहा कि अपनी अभिनय कला दक्षता द्वारा जीवन पर्यंत सभी का मनोरंजन करने वाले राजू श्रीवास्तव का निधन अत्यंत दुखद है। शोक संपन्न परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हास्य कला की विद्या को अपनी प्रतिभा एवं मेहनत से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के माध्यम से प्रदेश की परंपरागत कला की विद्याओं के उत्थान में उनका सराहनीय योगदान भी रहा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक प्रकट किया। फिल्म जगत में अपने सहज हास्य से एक अलग पहचान बनाने वाले प्रसिद्ध कॉमेडियन एवं हमारे अति प्रिय भाजपा नेता राजू श्रीवास्तव के असामयिक निधन से मन व्यथित है। उनका निधन कला एवं फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकातुर परिवार को, प्रशंसकों को वह दुख के सहने की शक्ति प्रदान करे। राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। सीबीआई ने कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को टैपिंग मामले में क्लीन चिट दे दी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि पूर्व कॉर्पोरेट लॉबिंग नीरा राडिया के खिलाफ उनके राजनेताओं, वकीलों, पत्रकारों और उद्योगपतियों के बीच हुई बातचीत की टेप सामग्री की जांच में उसे कोई आपत्तिजनक बात नहीं मिली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को 8000 अलग अलग टेप बातचीत से संबंधित मामले में क्लीन चिट देते हुए कहा कि उसने इसमें जुड़े 14 मामले में प्रारंभिक जांच की, लेकिन कोई मामला नहीं बनने के कारण प्रारंभिक पूछताछ बंद कर दी है। बता दें कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच नीरा राडिया बनाम रतन टाटा मामले की सुनवाई कर रही है। इस याचिका में 34 वर्षीय उद्योगपति ने लॉबिस्ट नीरा राडिया और टाटा समूह के बॉस सहित अन्य व्यक्तियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को मीडिया आउटलेट्स और से प्रकाशित किए जाने के बाद अपने निजता के अधिकार की रक्षा की मांग की थी। मामले में पेश होने वाले वकीलों में सिद्धार्थ लूथरा, ऐश्वर्या भाटी और प्रशांत भूषण शामिल है। सुनवाई के दौरान SSG भाटी ने कहा कि निजता के अधिकार मामले में फैसला आने के बाद अब केस में कुछ नहीं बचा है। साथ ही में उन्होंने यह भी कहा है कि मामला में पहले भी CBI जांच करने का आदेश दिया गया था। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि वह अन्य मामले में व्यस्त है और चाहते हैं कि इस विषय पर बहस हो। इसके बाद पीठ ने इस मामले को पास ओवर कर दिया था।
भारत के प्रसिद्ध हास्य कलाकार और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव का दिल्ली में एम्स में निधन हो चुका है। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें यहां भर्ती कराया गया था। राजू श्रीवास्तव के निधन पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शोक जताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं है, उनका अफसोस है। ये गरीब परिवार से थे और लेकिन अपनी मेहनत संघर्ष से देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग बहुत कम पैदा होते हैं। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण था। राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त सुबह हार्ट अटैक आया था और जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में दाखिल किया गया था। पिछले 42 दिनों के वो जिंदगी और मौत के जंग लड़ रहे थे और उन दिन वो जिंदगी के जंग हार गए। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी राजू श्रीवास्तव को स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनने के लिए नामित किया था। उन्हें विभिन्न शहरों में कई स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हुए भी देखा गया था। अभिनय के दौरान उन्होंने विभिन्न संगीत वीडियो बनाए और स्वच्छ भारत अभियान के सामाजिक संदेश के साथ टीवी विज्ञापनों की शूटिंग भी की थी। खबरें और भी है। तन में बहता वो हमसे है ये कहता, सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे, ढोल उठा ये जग सारा जय। युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे है। इस सिलसिले में वह सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद वह राहुल गांधी से मिलने कोच्चि भी जाएंगे। दिल्ली पहुंचने पर सारे घटनाक्रम को लेकर गहलोत ने कहा कि अगर पार्टी के लिए मुझे चाहते हैं और उन्हें लगता है कि अध्यक्ष पद या सीएम पद पर मेरी ज़रूरत है तो मैं मना नहीं कर सकता। हमारे लिए पद कोई मायने नहीं रखता। समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ नहीं रहूँगा। एक पद एक व्यक्ति फॉर्मूला पर उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा तो यह है कि मैं किसी पद पर न रहूँ, क्योंकि मैं बहुत पद पर रह चुका हूँ। मेरी उपस्थिति से पार्टी को फायदा होना चाहिए, कांग्रेस मजबूत होना चाहिए और मैं यह चाहता हूँ। मुख्यमंत्री पहले दिल्ली में सोनिया गांधी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे केरल के कोच्चि जाएंगे। वह राहुल गांधी से मुलाकात करके पूरा मामला चर्चा करेंगे और उन्होंने कहा कि मैं एक बार और प्रयास कर रहा हूं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए
मना न लिया जाए। और मैं अपने मुख्यमंत्री रहने या न रहने की बात नहीं है, यह समय बताएगा कि मैं वहां रहना पसंद करूंगा या नहीं, जहां मेरे रहने से पार्टी को फायदा मिल सकता है। इसके पहले जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में गहलोत ने अध्यक्ष पद पर नामांकन भरने से साफ संकेत दिए थे। विधायकों को गहलोत के उनके नामांकन करने पर दिल्ली आने तक की भी कह दिया गया था। शहर कांग्रेस अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह के इस्तीफे के बाद उनकी भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अगर जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उनके मार्गों पर गौर नहीं किया गया तो दिलप्रीत भाजपा का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आगे निकाय चुनावों में कांग्रेस की मुसीबतें और बढ़ सकती है। दिलप्रीत सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नाराजगी के बाद अपना इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी धीरज गुर्जर को भेज दिया। कहा जा रहा है कि दिलप्रीत सिंह अपने कुछ लोगों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में शामिल कराना चाहते थे। कई दिनों से यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में थे, लेकिन बात नहीं बनी थी। आखिरकार दिलप्रीत ने दबाव बनाने के लिए इस्तीफा का कार्ड फेंका। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इस कार्ड को बहाने दिलप्रीत अपनी शहर कांग्रेस में अपनी सियासी रसूख भी तोलना चाहते होंगे। अगर इस्तीफा के बाद दबाव से बात नहीं बनी तो ठीक, वरना दूसरे विकल्प भी खुले हैं। सियासी गलियारों में यह चर्चा भी है कि दिलप्रीत एक कट्टावार नेता भी है और जल्द ही कोई नई घोषणा करेंगे। दिल्ली में कल सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार के कहर ने दिल्ली में 4 लोगों की जान ले ली। एक ट्रक ने कुछ 6 लोगों को रौंद डाला। एक ट्रक ने कुछ 6 लोगों को जब रौंद डाला और खबरों के मुताबिक सभी लोग रोड किनारे डिवाइडर पर सो रहे थे। इस भयानक हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। दिल्ली पुलिस के हवाले से खबर है कि अज्ञात ट्रक ने देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास रोड किनारे डिवाइडर पर सो रहे लोगों को रौंद दिया गया था और डीटीसी डिपोट रेड लाइट क्रॉस करते हुए ट्रक अनकंट्रोल हो चुका था, जिससे यह हादसा हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने के बाद माफिया से नेता बने और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ की यह आदेश राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया। मामले के मुताबिक वर्ष 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया था कि अंसारी ने उन्हें अपशब्द कहे थे और पिस्तौल भी तान दी थी। इस मामले में निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। उससे माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद की दौड़ में उनका नाम सबसे आगे है। उन्होंने खुद मीडिया से चर्चा में माना है कि राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं आखिरी बार राहुल जी से आग्रह करूंगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनके बाद मैं फैसला करूंगा। पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वह मैं निभाऊंगा। जरूरत है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। दिल्ली पहुंचने पर गहलोत ने यह भी कहा कि कोच्चि जाकर राहुल गांधी को इसके बारे में मनाने के प्रयास करूंगा। सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं सुधीर सांगवान ने गोवा पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने कबूल किया है कि सोनाली ने ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में अंजुना में 12,000 रुपये की ड्रग्स का ऑर्डर दिया था। बाद में उसने आरोपी सुखविंदर सिंह के साथ नाक से इसका सेवन किया था।
सागवान ने यह भी गोवा पुलिस के सामने खुलासा किया कि सोनाली को ड्रग ओवरडोज हो चुकी थी। इस कारण से उन्हें लेडीज टॉयलेट में ही उल्टी कर दी थी। अधिक नशे के कारण सोनाली चल नहीं पा रही थी, उनके पैर डगमगा रहे थे। सुधीर सागवान ने अपने बयान में यह भी कहा कि सोनाली ने अपने अलग अलग तरीके से जो नशा किया था उसके बारे में भी खुलासा किया। सीबीआई अधिकारियों ने सोनाली के परिवार को बताया था कि इस दो टीमों में बराबर जांच कर ली है। एक टीम हरियाणा में सोनाली फोगाट के पैतृक गांव में और दूसरी टीम गोवा में जांच कर रही है। गोवा में सीबीआई की टीम सदस्य घटना स्थल से लक्ष्य जुटाने के लिए और साक्षी जुटाने के लिए लोगों से पूछताछ कर रही है। सुखविंदर और सुधीर सागवान ड्रग्स की ओवरडोज सोनाली को देने की बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों में एक वीडियो सामने आया था और जिसमें सुधीर सागवान सोनाली फोगाट को बोतल से कुछ पिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के अनुसार साफ तौर पर सुखविंदर सागवान झूठ बोलता दिखाई दे रहा है। खबरें और भी लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। कर्नाटक की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने बेंगलुरु में पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री बासवराज बॉम्बई की तस्वीर के साथ एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करने पर कांग्रेस की बनाई वेबसाइट खुलती है। 40% सरकार का नाम की इस वेबसाइट पर कांग्रेस ने बताया है कि कैसे भाजपा के राज में कर्नाटक में कमीशन रेट सामान्य हो चुका है। इस वेबसाइट पर लोग सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। कर्नाटक में कई कॉन्ट्रैक्टर्स ने दावा किया है कि राज्य की तरफ से फंड किए गए ट्रेडर्स की राशि में भाजपा नेता और अधिकारी 40% रकम रिश्वत में लेते हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार के लिए 40% सरकार का जुमला बनाया है। कांग्रेस ने पिछले हफ्ते कर्नाटक में इसे लेकर नया कैंपेन शुरू किया है। इसका मकसद राज्य सरकार की भ्रष्टाचारी नीतियों को उजागर करना है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धार्थ मैया ने राज्य सरकार को 40% सरकार बताते हुए कहा कि इस सरकार में धोखेबाज और लुटेरे भी पड़े हुए हैं। बसवराज बॉम्बई हैदराबाद लिबरेशन डे के मौके पर भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद हैदराबाद गए थे, तब लेकर वेलकम टू 40% CM लिखे हुए पोस्टर देखे गए। इसे लेकर मुंबई ने कहा था कि ये पोस्टर एक सुनियोजित साजिश के तहत लगाए गए हैं। उन्होंने ऐसे पोस्टर लगाने की अनुमति देने पर तेलंगाना सरकार की भी निंदा की।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस के बीच सावरकर के पोस्टर को लेकर विवाद हुआ था। यहाँ के शिवमोगा शहर में भी अमीर मोहम्मद सरकर में हिंदू संगठन लोगों ने वीर सावरकर का पोस्टर लगाया था। इसके बाद टीपू सुल्तान सेना ने विरोध में किया गया अपना झंडा लेकर पहुंच गए थे। एक दिन बाद तुमरुकु शहर में सावरकर के पोस्टर फाड़े गए थे। आरक्षण मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 12 साल पहले भाजपा के बिना तैयारी किए गए आरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका औचित्य वे कोर्ट के सामने साबित नहीं कर पा रहे। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फैसले का अध्ययन करने के बाद हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। बलौद दौरे से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में कहा कि भाजपा की सरकार से आरक्षण लिया गया है, कोर्ट में लंबित था और कोर्ट का फैसला आ चुका है कि इसलिए वे रिवर्ट करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उसने कहा कि लोगों को नुकसान करना है और यहाँ के जो जनसंख्या है उनमें आधार पर उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया, लेकिन भाजपा ने बिना तैयारी उनको लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस गोवंश पर कहर बनाकर टूटा है। मंगलवार को प्रदेश के जिलों में ग्राउंड रिपोर्ट जांच की गई। वहां के हालात सिहरन पैदा करने वाले थे और इस खबर के बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मुख्यमंत्री शिवराज ने अफसरों को कहा कि यह नहीं सोचना कि लंपी गंभीर नहीं है, बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। जैसे हम कोविड के खिलाफ लड़े थे वैसे ही गौवंश का जीवन बचाने के लिए हम लंपी वायरस से लड़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अफसरों को जानकारी दी कि प्रदेश के 26 जिलों में लंपी वायरस से प्रभावित है और गौवंश ठीक भी हो चुके हैं। अब तक गौवंश की मौत के आंकड़े जो आए वो कम है, लेकिन लंपी वायरस पर कंट्रोल के लिए भोपाल में स्टेट लेवल का कंट्रोल रूम भी बनाया जाए। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश में फैलते लंपी वायरस पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार को लोगों को गाय की चिंता नहीं है और चीतों की चिंता है। सीएम ने मंत्रालय में पशुपालन विभाग के अफसरों के साथ बैठक के मध्य प्रदेश में लंपी प्रभावित जिलों की जानकारी ली और सीएम ने पूछा कि किस जिले में कितने जानवर इससे प्रभावित हुए हैं। राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बीजेपी शासित राज्य से करनी चाहिए थी, ये कहना है पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि कांग्रेस पार्टी अपनी भारत जोड़ो यात्रा गुजरात, यूपी या एमपी से शुरू करती या फिर उन राज्यों से जहां इस साल के अंत में चुनाव हो जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी पूर्व विधायक विदर्भ को अलग राज्य हासिल करने की रणनीति तैयार करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए वहीं पे पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखी। कांग्रेस ने इस अभियान की शुरुआत कन्याकुमारी से की थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के 14 दिन पूरे हो चुके हैं। पार्टी इस यात्रा के दौरान देश भर में जमीनी स्तर के लोगों के साथ संवाद करने की कोशिश में लगी है। राहुल इसी यात्रा पर प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इंग्लैंड में हिंदू मंदिर निशाने पर है। यहां शहर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कल सुबह मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए थे। इसके पहले लिसेस्टर शहर में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच झड़प हुई थी। यहां तनाव भी बना हुआ है। प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें करीब 200 लोग मुस्लिम स्पॉन लेन स्थित दुर्गा भवन हिंदू मंदिर की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ऑफिसर ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग मंदिर की दीवारों पर चढ़ने लगे। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच झड़प की शुरुआत
28 अगस्त के दुबई में भारत के खिलाफ खेले गए एशिया मैच में पाकिस्तान की हार के बाद हुई है। इसके बाद ही शांति से प्रदर्शन की अपील की जा रही है। सोशल मीडिया पर इसके लिए पोस्टर जारी किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी इन दिनों जेल में बंद है। ईडी में दाखिल की चार्जशीट के में दावा किया गया कि एक बच्चा गोद लेना चाहती थी और उनके लिए पार्थ चटर्जी ने एक पारिवारिक मित्र के रूप में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पत्र पर साइन किया था। ईडी के मुताबिक पार्थ चटर्जी ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह एक जनप्रतिनिधि है, लिहाजा इस तरह की सिफारिश के लिए कई लोग उनके पास आते हैं। ईडी ने यह भी दावा किया था कि पार्थ चटर्जी से अर्पिता मुखर्जी के साथ उनके संबंध के बारे में पूछने पर उन्होंने कुछ भी जानने से इनकार किया था। आपको बता दें कि ईडी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि अर्पिता ने कई दस्तावेजों में उन्हें अपना नाम घोषित किया है। इसका मतलब है कि अर्पिता के बाद उनकी संपत्तियों के मालिक पार्थ चटर्जी होंगे। चार्जशीट में दोनों के घरों में ली गई तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों, नकदी और सामान का विवरण भी किया हुआ था। ईडी द्वारा कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी के घरों से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद दोनों जेल में है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही एजेंसी लगातार उनके शिक्षक भर्ती घोटाले में उनकी बारे में पूछताछ कर रही है। ईडी ने घोटाले में कथित रूप से अर्पिता मुखर्जी के जुड़े ठिकाने पर छापेमारी की थी। इसी दौरान लगभग 50 करोड़ रुपए की नकदी, विदेशी मुद्रा और आभूषण और सोने के बिस्किट भी शिक्षक भर्ती घोटाले में 50 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से लिया गया था। खबरें और भी है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। पाकिस्तान द्वारा भारत के क्षेत्र में ड्रोन भेजने की निरंतर कोशिश की जा रही। इसके चलते पाकिस्तान की तरफ से फिर से एक बार ड्रोन ने भारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए ड्रोन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और मोर्टार गोले भी दागे। डीआईजी प्रभाकर जोशी ने बताया कि रात करीब 11 बजे के आसपास सरहद पार चना पोस्ट पर अचानक एक ड्रोन भारत की तरफ आया था। ड्रोन की आवाज सुनते ही हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह ने फायर किया और कांस्टेबल सुजैन सरकार ने मोर्टार गोले दागे, जिसके उपरांत ड्रोन वापस चला गया। उन्होंने बताया कि तुरंत रिस्पांस टीम ने पहुंचकर सर्च अभियान शुरू किया और अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु
सरहद पर नहीं मिली। प्रभाकर जोशी ने बताया कि इसके पहले भी कई बार पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकतें कर चुका है जिसको बीएसएफ ने असफल बनाया था। राष्ट्रीय राजधानी से मॉनसून की वापसी के बाद मौसम संबंधी स्थितियां प्रतिकूल होने के और पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने के संबंध में घटनाओं के मद्देनजर दिल्ली सरकार संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को अक्टूबर में लागू करने की तैयारी कर रही है। जीआरएपी के तहत स्थिति के गंभीरता के मद्देनजर वायु प्रदूषण रोधी उपाय के लिए किए जाते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रदूषकों को जमा होने से रोकने के लिए ये योजना सामान्य तिथि से 15 दिन पहले लागू की जाती है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह मानसून की वापसी के बाद हवा की दिशा में बदलाव आना और वायु की गति में कमी आना। अधिकारियों ने कहा कि हम रियल टाइम सोर्स सिस्टम का भी उपयोग करेंगे। वाहनों, सड़क की धूल, निर्माण कार्य की धूल, पराली जलने और औद्योगिक उत्सर्जन जैसे प्रदूषण के स्रोतों को प्रभाव को समझने के लिए मदद करेगी। ग्रीन वॉर रूम नियमों के उल्लंघनों की निगरानी करेगा और शिकायतों का निवारण भी करेगा। उन्होंने कहा कि रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को फिर से लागू करने पर अभी निर्णय नहीं लिया गया। अधिकारी ने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध दशहरे के दौरान भी लागू रहेगा। संशोधन जीआरपी दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तैयारी की गई है और नई नीति का हिस्सा भी बनाया गया है। पूरी दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन और वैश्वीकरण के खतरे से परेशान है। इसे देखते हुए अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग वापस में देश में नया आसपास शुरू करने की कोशिश में है। हालांकि कई जगहों पर सप्लाई चेन वास्तव में बेहतर हुई है, खास तौर पर एशिया में 2020 के बाद कोविड संबंधी उन सभी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया था। दरअसल भू राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के बीच एशियाई बिजनेस ने काफी उम्दा प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रोडक्ट्स में विविधता लाने के अलावा बड़े पैमाने पर बिजनेस डील भी की। एशियाई सप्लाई चेन के बीच अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की निराशाजनक स्थिति में दक्षिण कोरिया, चीन और जापान जैसे औद्योगिक दिग्गजों के महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका की तरफ से दुनिया का ध्यान खींचा है। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का दिल्ली में कल निधन हो चुका था। वह 58 वर्षीय थे और 40 दिन से अधिक समय से अस्पताल में भर्ती किए गए थे। वही अब कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का आज सुबह अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली के एक होटल में व्यायाम करते समय 10 अगस्त को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स में भर्ती किया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। तभी से वह जीवन रक्षण उपकरणों पर थे और होश में नहीं आए थे। राजू के भाई दीपू श्रीवास्तव ने बताया कि करीब आधे घंटे पहले परिवार वालों ने फोन करके उन्होंने गुजर जाने की सूचना दी थी। 40 दिन से वह अस्पताल में भर्ती थे और आज सुबह उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। देश दुनिया की खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।